क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट होती चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 18 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, एकदम फ्री है। सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं, याली PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ पर लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पेड कोर्सेज हैं UPSC UPPCS, ठीक है, 2022 मेंस और 2023 का कंप्लीट जो है प्रीलिम्स कम मेंस जो पेड ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग का अलग से पेड ग्रुप है, और एक ग्रुप है डाउट डिस्कशन का। आप कहीं भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ पे आपके नहीं समझ में आ रहा है, डाउट नहीं है आपके, कोई सॉल्व कर पा रहा है या फिर पूछे नहीं मिल रहा है टीचर, ठीक, कोई गाइडेंस नहीं, तो आप जो है यहाँ पर वो डाउट वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर सिर्फ एक है हमारा 9650347272। देखिए, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, UPSC UPPCS BPSC और द स्टेट PCA एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है, किसके साथ, हमारे साथ, जनता के साथ में, तो उसके लिए 5 मंत्र दिए हैं। और कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक। इसके जो मिनिस्टर हैं इस समय, अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने 5 जो है मंत्रा दिए हैं, 5 C दिए हैं उन्होंने, C, ठीक। तो C फॉर कम्युनिकेशन, उसके 5 C है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और उन्होंने कहा ये कम्युनिकेशन जो है एक तरीके का दिशा निर्देश होगा गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए 2047 तक, जब हम देश के 100 वर्ष पूरे करेंगे स्वतंत्रता के बाद, ठीक। तीसरा एनुअल इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था न्यू दिल्ली में, वहाँ पे 5 C दिए गए। 5 C कौन कौन से हैं? सबसे पहला, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक। जो भी बातचीत वार्तालाप कर रही है गवर्नमेंट, वो सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जो है जनता के लिए है, नागरिक केंद्रित होना चाहिए और कंपैशनेट होनी चाहिए। मतलब कि कंपैशन का मतलब ये होता है कि आप जो है जनता का दर्द समझें और उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए, निवारण करने के लिए आप कुछ प्रयत्न करें, डिसीजन लें, इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक। तो दूसरा C हो गया। और को क्रिएशन विद टारगेट ऑडियंस, जैसे कई बार आपने देखा होगा माई गॉव में आता रहता है कि आप लोग जो है कोई लोगो डिज़ाइन करें, कोई स्कीम का जो है थीम बताएं, ठीक। तो को क्रिएशन, दो लोग मिलकर काम करेंगे। कोलैबोरेशन, सहयोग होना चाहिए। कंटेम्पलेशन, चिंतन करो, ठीक। ड्राफ्ट डाल देते हैं कई बार कि आप लोग पब्लिक जो है अपना कुछ तर्क दें, वितर्क दें, मतलब तर्क दें, लॉजिक दें, क्या चीज़ें हैं। और कंटिन्यूअस कैपेसिटी एनहांसमेंट, जैसा कि मैं आप लोग बताता हूँ कि लगातार जो है कैपेसिटी एनहांसमेंट होना चाहिए, ठीक। किसी का मान लीजिए अभी लेवल है यहाँ पर और आप उससे कह दो कि यहाँ पहुँच जाओ, तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन आप धीरे 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 सीढ़ी लगाते हुए पहुँच सकते हो। यही होता है कंटिन्यूअस कैपेसिटी एनहांसमेंट। तभी मैं कहता हूँ कि मंथली छोड़ो, डेली इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। डेली करंट अफेयर पढ़ो, डेली जो है आप लोग जो है आंसर राइटिंग करो, डेली आप लोग जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाओ, और डेली आपका इवैल्यूएशन भी, मूल्यांकन भी होना चाहिए, जैसा कि हम लोग अपने पेड ग्रुप में करते हैं, ताकि आप डेली कुछ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हुए, कंटिन्यूस कैपेसिटी एनहेंस करते हुए आगे बढ़ो, ठीक। वहीं जो है आपकी एक मजबूत फाउंडेशन बनाती है, अदरवाइज तो सब मोह माया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, फ्यूचर कम्युनिकेशन इस तरीके से होगा। 5 C याद रखिएगा, पूछ सकता है गवर्नेंस में, आप लोग इसको जो है सजेशन में भी लिख सकते हो। अगला टॉपिक है नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो जो ऑनलाइन माध्यम से गवर्नमेंट जो भी शासन कर रही है, ठीक, जो भी सर्विसेज देती है सिटीजन्स को, तो उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि भाई साहब कौन सी मिनिस्ट्री जो है अच्छा कर रही है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कौन सी कैसा कर रही है। मतलब जो अच्छा कर रही है, जो लोग अच्छा नहीं कर रहे वो उसको जो है अपना आदर्श मानते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनता है मूल्यांकन के थ्रू, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पर डेवलप की जा रही है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इसको पहली रैंक मिली है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल में, ठीक। अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो पोर्टल वाला वर्गीकरण है, जिसमें उसमें मूल्यांकन किया गया, तो MHA की वेबसाइट सबसे बेहतरीन है, ठीक। E-गवर्नेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आप लोग जो है और बेहतर समझ सको, ठीक। तो एक तो क्लाइंट सपोर्ट, ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से बात है, डिलीवरी, इंटरऑपरेबिलिटी, होस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, UPI सब देखे रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें E-गवर्नेंस सिस्टम में होती है, ठीक। इसके बाद डिजिटल पुलिस पोर्टल जो NCRB का, उसको दूसरे नंबर पर रखा गया सेंट्रल मिनिस्ट्रीज सर्विसेज पोर्टल में, ठीक। तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल में
सर्विस पोर्टल में पहला कौन था, एमएचए की वेबसाइट, और दूसरा एनसीआरबी की डिजिटल पुलिस पोर्टल। ठीक, सभी गवर्नमेंट पोर्टल को इवेल्युएट मूल्यांकन किया गया है दो मेन ग्रुप में। एक तो सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल आपने देख लिया, दूसरा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ठीक, तो एक तरफ केंद्र की मिनिस्ट्री है, दूसरी तरफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है। ठीक, तो 4 मेन पैरामीटर्स में देखे गए कि भाई साहब जो ये पोर्टल बन रहे हैं उस तक सबकी पहुंच है कि नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे ना, पहुंच ही नहीं है तो फिर क्या पब्लिक ई गवर्नेंस किस बात का। ठीक, दूसरी चीज़ है सामग्री उपलब्धता। ठीक, कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं अरे यार वेबसाइट अपडेट नहीं हुई, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नई जुड़ गई लेकिन ये अपडेट ही नहीं हुई, तो कंटेंट की उपलब्धता, या फिर कोई चीज़ मिनिस्ट्री किसी चीज़ से काम कर रही है उसके बारे में उनकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट ही नहीं है, हम जाएं तो किसके पास जाएं। ठीक, प्राइवेट संस्थाओं के पास जाएं जो कहते हैं हमारे मटेरियल से सब कुछ आता है, तो हम तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना। तो ये चीज़ है। उपयोग में आसानी, ठीक, मतलब कि ईजी हो यूज़ करना, कंफ्यूज ना हो जाए, बंद ना करते। सूचना सुरक्षा, तो ये भी होना चाहिए, हम जाके पता चला कोई डेटा वेटा अपना डालें ईमेल मेल और फिर हैकिंग का अटेम्प्ट होने लगे। गोपनीयता के 4 और गोपनीयता प्रिवेसी, तो ये 4 जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल में मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा 3 पैरामीटर और हैं। ठीक, किस कैटेगरी में, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल में 3 कैटेगरी और है इन 4 के अलावा। एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक, अच्छे से डिलीवरी सर्विस, जैसे जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही, सबकी पहुंच में है। इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, मतलब एक ही जगह सारी चीज़ मिल जाए, ऐसा ना हो कि हम एक ही काम के लिए जो है 10 जगह जा रहे हैं। और स्टेटस एंड रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, जो सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं वो हो गई भैया पूरी, ठीक, रिक्वेस्ट करने पे हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें, तो ई गवर्नेंस इसी का नाम है। अगला टॉपिक है जागृति मैस्कॉट। ठीक, इस वाले वीडियो के अंत में मैंने जो है एक मेंस का भी क्वेश्चन दिया है आप लोग को, यहीं पे दे दिया है, और एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करिएगा। जागृति मैस्कॉट, अब देखो क्या है कि जागृति जो है एक शुभंकर बनी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जागो ग्राहक जागो आपने कई बार सुना होगा। ठीक, तो उसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो उपभोक्ता को जागरूक करना चाहता है। ठीक, तो कैसे कैसे कर रहा है, एक उन्होंने एक शुभंकर लॉन्च किया जागृति जी के नाम से। ये देखो जागृति हैं, ये बहुत ही जो है जागरूक उपभोक्ता है, इनको सब पता है। ठीक, सब पता है, तो ये आपको जो एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगी भी कि अरे ये गलत कर रहे हो, इनके ऐड आएंगे आप देखना, तो और फिर ये जो है क्या प्रॉब्लम के सलूशन है वो भी बताएंगी, ताकि आप लोग जो है आप लोग भी जागरूक बनो और जो है अपने उपभोक्ता के जो भी अधिकार है उनको भली भांति संरक्षित कर सको। ठीक, जैसे ये बताएंगी 1915 पे कॉल करो, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई अगर जो है धोखाधड़ी कर रहा है तो 1915 पे कॉल कर लेना। ठीक, तो मेन चीज़ है जागृति, जागरूकता फैलाएंगी और साथ ही साथ सोल्यूशन बताएंगी। ठीक, 1915 है और जागो ग्राहक जागो के साथ में दिखेंगी। अगला टॉपिक है एपेक्स कमिटी फॉर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट। तो देखो डिफेंस के क्षेत्र में भी भाई एक कमिटी बनाई गई और उस कमिटी के चेयरमैन कौन है, जो सचिव हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के। ठीक, तो ये चीज़ याद रख लेना, सचिव कौन है कमेंट करके बताइएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के सचिव अभी कौन है। यहाँ पे सचिव का नाम नहीं दिया गया है, मुझे लगता है कि जो भी सचिव बनेंगे, तो ये ऑडिट में शायद टाइम लगने वाला है, तो जो भी सचिव बनेंगे या अभी हैं डिफेंस में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो उसके चेयरमैन हो जाएंगे इस कमेटी के, जिसका काम क्या है, इसका काम है निष्पादन, परफॉर्मेंस और दक्षता लेखा परीक्षा, ठीक, ऑडिट करना। अब इन्होंने यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ बोली। अब देखो ऑडिट में वही सारी चीज़ें टॉप, मतलब ये देखा जाएगा कि भैया जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स है, रिस्क फैक्टर्स है, सबको आइडेंटिफाई करो, सबको देखो कि क्या मतलब परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं। तो पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शन बेस्ड कंप्लायंस होता था कि पैसा जिस काम के लिए आया उसमें उतना पैसा लगा दिया गया, बस काम खत्म। ऑडिट में नील बटा सन्नाटा। ठीक, ये बस दिखना चाहिए कि 100 रुपये आया जिस काम के लिए, उसमें 100 रुपये लग गया, नील बटा सन्नाटा हुआ, ऑडिट कंप्लीट। लेकिन अब ये हो रहा है 100 रुपये जिस काम के लिए आया, 100 रुपये आपने झोंके तो सही, लेकिन उस जिस काम के लिए आपने 100 रुपये झोंके थे उसमें से परफॉर्मेंस क्या आया, आउटकम क्या है। देखो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ। किसी एक ऐसी वीराने जगह पे आप हॉस्पिटल बना दो 100 बेड का, जहाँ पे कोई मरीज है ही नहीं, तो पैसा जो एक जगह तो ये हो गई, और दूसरी जगह ऐसी हो गई जहाँ पे वाकई में ज़रूरत है, जनसंख्या है, लोग मरीज ज़्यादा है, वहाँ पे 100 बेड का आपने हॉस्पिटल बना दिया। अब समझो आसान भाषा में, यहाँ पे मान लो दोनों जगह 100-100 रुपये का ही हॉस्पिटल बना,
ठीक, मान लो, ठीक है, 100 रुपये का हॉस्पिटल बना, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ पे है, आउटकम कहाँ पर है, या ए जगह पे है कि बी जगह पे है? बी में यूज हो रहा है ना, तो आउटकम वहां पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा, तो 100 रुपये ये क्या हुए? अगर हम ऐसा ऑडिट करें कि यहाँ 100 रुपये लगा दिए गए तो बात खत्म हो गई, लेकिन आउटकम इज जीरो। तो इसलिए इसको बोलते हैं आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट। यही चीज़ बताई गई, बस डिफेंस सेक्रेटरी जो है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो है वो इसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी थ्रू कोरियर। अब देखो ऐसा है कि मान लीजिए इंडिया से फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, वो हम उसके थ्रू जो है मान लीजिए इंडिया के बाहर से कोई ऑर्डर करना चाहता है, ठीक ठीक, कि भैया ये सोने का हमें आभूषण चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। तो अभी तक क्या होता था कि काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, अलग अलग कस्टम जो होते हैं हमारे, ठीक, दिल्ली का, मुंबई का, अलग अलग जो कस्टम्स हैं वहाँ पे अलग अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ रहते थे, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी भिन्न रहता था, हर जगह अलग अलग। ठीक, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और मान लीजिए पाकिस्तान से कोई इंडिया के अमेज़ॉन से जो है कोई आभूषण लेना चाहता, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहली बात तो कही कि सभी कस्टम्स पे यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिए जाएंगे। एक तरीके से सुविधाजनक बनाना चाहते हैं कि ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ भी एक्सपोर्ट बढ़े हमारा, ठीक है ना, इसमें भी दिक्कत ना हो, एक्सपोर्ट हमें चाहिए भैया, तो हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स के जरिए कोई ऑर्डर करना चाहता है, ठीक है, सब जगह ऐसा नहीं है कि कुछ भी भेजने लगेंगे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूनिफॉर्म किए गए, सरल या फिर ख़त्म नहीं किए गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर ये कही कि मान लीजिए कई बार ये होता है ना अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कि कोई सामान आता है हमें पसंद नहीं आया तो हम वापस भी कर देते हैं। अब जब वापस दूसरी कंट्री से भारत में वापस हो रहा है, आ रहा है, तो ये एक तरीके से इंपोर्ट की तरह देखा जाएगा, जिसको री इम्पोर्ट बोलते हैं। तो उस केस में भी जो डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीज़ें वो भी सुविधाजनक बनाई जा रही हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाएगा। इसके लिए काम कौन कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर दिया है इन्होंने। ठीक, और ये जो है फर्स्ट फेज में कुछ सिटीज़ है जहाँ पर ये लागू किया जाएगा, पहले देखा जाएगा बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई लोकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिशन शक्ति स्कीम। ठीक, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं से संबंधित ये स्कीम है, और मंत्रालय भी उसी प्रकार से है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसने लॉन्च करी है दिशा निर्देश मिशन शक्ति स्कीम के लिए। ठीक, तो WCD ने मिशन शक्ति स्कीम के लिए जो है आपके दिशा निर्देश कि भैया कैसे कैसे क्या काम कहाँ पे कौन क्या करने वाला है वो सब बताया है इसमें। ठीक, इसके अंदर जो है दो जो है पार्ट हैं, सब कंपोनेंट हैं मिशन शक्ति स्कीम के, एक है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। ठीक, संबल और सामर्थ्य। तो अब संबल जो है वो महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है। ठीक, ये ट्री बना दिया मैंने आप लोग के आसानी के लिए। और वहीं सामर्थ्य जो है व्यूमन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए है। पहली चीज देखते हैं संबल। संबल में क्या है? सिक्योरिटी एंड आपका सेफ्टी। तो इसमें जो है वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बताया गया है। नारी अदालत, ये जो है संबल जो सब कंपोनेंट है मिशन शक्ति का, उसके अंदर भी सब कंपोनेंट स्कीम सही है। ठीक, तो ये हो गई। वहीं सामर्थ्य वाले में अगर देखो तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उज्ज्वला योजना और उजावला योजना में। तो समझो, उज्ज्वला योजना तो वो है फ्री LPG कनेक्शन देने वाला, याद आ रहा है 8 करोड़ का पहले लक्ष्य था, यूपी नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन देने में। फिर उसका सेकंड आ गया है, करंट अफेयर मैंने पढ़ाया उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो आप लोग क्या करा करो, टेलीग्राम चैनल पे जाके मैं रोज़ टॉपिक लिख के देता हूँ मैसेज में, तो आप जाके टॉप में जो 3 डॉट्स होते हैं उनको दबा के सर्च करोगे उज्ज्वला तो आपको मिल जाएगा वो, तो उसे कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू सर्च टेलीग्राम। ठीक, तो देखो मतलब टेलीग्राम में कैसे सर्च करें, क्या चीज़ कंटेंट हमारे चैनल पे। ठीक, ओवरऑल भी आप कर सकते हो। खैर, उजावला योजना होती है जो कि महिलाएं जो विक्टिम हैं, कहीं पे फंसी हुई हैं, तो उनको वहाँ से निकालना, ठीक, उनका रिहेबिलिटेशन पुनर्वास कराना, सेफ्टी देना। तो ये सारा काम उजावला योजना के अंतर्गत होता है। ठीक, तो ये जो है पूरी मिशन शक्ति स्कीम है। 2 कंपोनेंट संबल और सामर्थ्य है, और इसमें सामर्थ्य में आपका उज्ज्वला स्वाधार गृह हो गया और वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो गया। और देखो जो ये मैंने आपको बताया था कि एक और भी स्कीम्स है इसके अंदर, नेशनल क्रश स्कीम फॉर चिल्ड्रन
ऑफ वर्किंग मदर। जो वर्किंग मदर है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कृषि बना दिया जाएगा जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, अपनी माँ जो है आराम से काम कर ले जहाँ पे जा रही है। प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, ये सब भी सामर्थ्य के अंतर्गत जोड़े गए हैं, सामर्थ्य के अंतर्गत जोड़े गए हैं। यहाँ पे मैं नहीं भूल गया था इसलिए देखो ट्री बनाया तो कितना बढ़िया नोट्स छोटा सा बन गया, सब याद भी रहता है। ठीक, अगला टॉपिक है इकोनॉमी संबंधित, स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। देखो रोस्टल करके एक स्कीम निकाली गई थी, ठीक है, और ये स्कीम जो है टेक्सटाइल सेक्टर से है, क्योंकि इसके नाम से पता नहीं चल रहा है किससे, तो ये स्कीम पूछी जा सकती है कि एक स्कीम आई थी जिसमें कहा गया था कि जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस और लेवीज लगाए जाते हैं ना भाई साहब, वो आप लोग रिबेट मांग सकते हो। ठीक, अगर, अब समझो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अगर आप टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हो, जॉब का क्रिएशन करते हो, तो उस केस में जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो मान लीजिए उस एक्सपोर्ट पर 100 रुपए का आपको टैक्स लगा या फिर लेवी लगाई गई, ठीक है, शुल्क लगाया गया, तो 100 रुपए का जो ये आपको पहले देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिबेट शब्द का उपयोग किया गया है। जब पहले आप दे दोगे, एक्सपोर्ट हो गया, उसका जो टैक्सेस लगे, लेवीज लगे, 100 रुपये दे दिए, फिर चूंकि आप इस स्कीम के अंतर्गत जाकर टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, एक्सपोर्ट और जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, तो आप वो 100 रुपये का रिबेट फिर मांग सकते हो। एक बार दोगे फिर वापस मांग सकते हो रिबेट के थ्रू अंडर दिस स्कीम। समझ गया? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है इस स्कीम को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री जो है आप टेक्सटाइल की है, ये तो स्वाभाविक है समझना। और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो प्रतिस्पर्धात्मक जो कम्पिटिटिवनेस जो है और प्रतिस्पर्धात्मकता को जो है बढ़ाता है, कॉस्ट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, लागत दक्षता को बढ़ाता है। क्योंकि देखो हमारी अगर जो कपड़ा बनाने का जो प्रोसीजर और इनपुट है वो सब महंगा होगा, तो हम बाहर जाकर मान लीजिए सब लोग 50 रुपये में बेच रहे हैं और हम लोग 70 रुपये में बेच रहे हैं, भले ही हमारी क्वालिटी इनसे बेहतर हो, फिर भी लोग 50 रुपये वाली चीज़ ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसीलिए बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट को, इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें ज़्यादातर स्टार्टअप और एमएसएमई को भी कहा जा रहा है कि भैया आओ कपड़ा बनाओ, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। अगला टॉपिक है स्नेक बाइट, सांप का काटना। आप देखो ये है आपका ग्रीन पिट वाइपर, ठीक। भारत में नॉर्थ ईस्ट में ये भाई साहब आतंक मचाता है ये वाला सांप, ठीक है। जितने भी सांप के काटने केसेस होते हैं ना, सबसे ज़्यादा ये ग्रीन पिट वाइपर जो है सांप काटता है। हालांकि ये सांप जो है, एक बिग फोर करके सांप के 4 प्रजातियां होती हैं। बिग फोर मतलब सबसे खतरनाक कौन कौन से हैं? रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, स्पेक्टिकल कोबरा और द कॉमन क्रेट, ठीक। तो ये 4 जो है बिग फोर बोले जाते हैं। लेकिन और मतलब ये कहा जाता है कि ग्रीन पिट वाइपर भले ही इनसे ज़्यादा खतरनाक ना हो, इनसे स्केल्ड वाइपर इन सबसे, लेकिन अब यहाँ पर जो आप सुनना चाहते हो वो क्या है कि अगर ये काट ले भाई साहब, तो आपको पता होगा कि सांप के जहर से ही उसका जो है एंटी वेनम भी बनता है। उसके जहर में कुछ तब्दीलियां करके जो है उसी का तोड़ निकाला जाता है। तो जब ये ग्रीन पिट वाइपर काट लेता है तो ये बाकी जो सांप है ना, इनके वेनम से जो एंटी वेनम बनाया जाता है वो भी असर नहीं करता है भाई साहब ग्रीन पिट वाइपर के काटे हुए का। तो भले ही वो वैसे खतरनाक ना हो, लेकिन तो मतलब इसी के खुद का ही मेरे ख्याल से जहर जो है वही काम आएगा एंटी वेनम बनाने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली, बाकी सब वही है बिग फोर, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। और इसमें देखिए 2 तरीके के टॉक्सिन वो होते हैं, जहर होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम को एक्ट करता है, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिन जो कि जो शरीर की कोशिकाएं हैं, बॉडी की जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करता है, राइट। और दुनिया में वर्ल्ड स्नेक डे कब होता है? 16 जुलाई को होता है। तो अगर आपके किसी दोस्त का या दोस्तनी का जो है 16 जुलाई को अगर बर्थडे होता है तो आप दूध पिलाइए उनको, ठीक है। वर्ल्ड स्नेक डे भी विश जरूर करिएगा। तो ये चीज़ें हैं दुनिया में। अगर आप देखो तो 14 लाख करीबन जो है कि मिलियन के 14 लाख केसेस होते हैं, 1.25 लाख लोग मर जाते हैं, 46,000 लोग जो है हाईएस्ट ऑन अर्थ है वो मर जाते हैं। और मोस्ट अच्छा इसमें एक ये भी है, समय भी है कि कब इंडिया में सबसे ज़्यादा ही काटता है
जून और सितंबर के महीने में, ठीक। मानसून का टाइम है, ग्रीन पिट वाइपर पेड़ों पे लिपटा रहता है, दिखता भी नहीं कई बार ग्रीन इतना रहता है एरिया। और 58% जो विक्टिम्स हैं वो या तो कृषक हैं या फिर मजदूर हैं, ठीक। तो गरीबों को ही लपेट रहा है भाई साहब, हर कोई गरीबों को दबाता है, ये एक चीज़ है, तो समझने वाला। अगला जो टॉपिक है बहुत ही खतरनाक, मोदी जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो मोदी जी गए हुए थे औरैया, ठीक, नहीं वहाँ गए थे जालौन, जालौन में तहसील है उरई, उरई का एक गांव है, चलिए वो तो अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो खैर उन्होंने वहाँ पे ये बोला कि कई लोग क्या है कि रेवड़ी कल्चर चला रहे हैं। रेवड़ी कल्चर क्या है कि फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो और वोट दे दो, ठीक। तो सीधा सीधा ये निशाना था अरविंद केजरीवाल जी पे। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या बात वहाँ पे क्यों हुई और क्या हुई, और या क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने भी उस पर कुछ बात बोली है, उस बात को समझना जरूरी है, ठीक है ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोगों को किसी लीडर का नाम ऐसे लेना नहीं है, आपको ये कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया है कि रेवड़ी कल्चर क्या है, तो सिंपल आप ये बताओगे कि ये किस तरीके का संस्कृति है कि आप लोग जो वोटर है उनको लुभाते हो कि आओ फ्री में ये दूंगा वो दूंगा, ये सब करके उनका वोट खींच लेते हो, फिर कुछ नहीं मिलता है उनको, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो है चपड़गंजू टाइप एजुकेटर भी हैं, व्यापारी हैं एक्चुअली, तो उन वो भी क्या है कि फ्री में आपसे बोलकर और आपसे मनी कलेक्शन करते रहते हैं, ठीक। क्योंकि सरकार आपको वोट तो दे रही है, ठीक, आपसे वोट तो ले रही है फ्री में बोल के, लेकिन पैसा क्या अपनी जेब से देती है, टैक्स तो हम ही से काटेगी ना, समझ रहे हो ना। बहुत लंबी बात है अगर समझ में आ जाए तो आपको, ठीक। तो ऐसे एजुकेटर्स जो है व्यापारियों से सॉरी जो है बच के रहने वाली बात है, फ्री में कुछ नहीं होता है, तो ये चीज़ है। और इन्होंने ये बात बोली मोदी जी ने, इसका मेन मतलब ये है कि वोट ले लो फ्री में, फ्री की बातों करके वोट ले लो और फिर उनको परेशान करो। और हम तो यहाँ पे उन्होंने कहा मोदी जी ने कि हम तो जो है यहाँ पर नए एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, रेल रूट बना रहे हैं, और हम ये रेवड़ी कल्चर चलाकर इंडिया को डार्कनेस में नहीं घसीटना चाहते हैं। तो केजरीवाल जी ने इसमें यहाँ पर ये कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर आप ये कह रहे हो फ्री की बात, तो फ्री में मैं दे रहा हूँ, फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्री में हेल्थ केयर सिस्टम दे रहा हूँ, तो ये किस प्रकार से जो है सिस्टम डजेंट अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रीबीज, तो ये फ्रीबीज नहीं होता है। तो फ्री एजुकेशन हेल्थ केयर आप बोल रहे हो, तो ये कोई आप अकेले अनोखा काम तो ना कर रहे हो, पूरी इंडिया में हो रहा है ये काम, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बात है मतलब कहने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल गलत बोल रहे हैं या फिर मोदी जी गलत। मेन चीज़ है कि फ्री बीज जो है वो कुछ भी नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। फ्री बी करके आप लोग को पहले तो आप लोग का टाइम का बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक। दूसरी चीज़, एक बार आपको वोटिंग तो करने का एक बार मौका मिला, फिर अगले 5 सालों का 5 साल तक आपके साथ क्या होने वाला है आपको पता भी नहीं है, ठीक। तो पंचवर्षीय योजना जो है ये काफ़ी खतरनाक हो जाती है अगर फ्री में आपने वोट दे दिया, फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक यूपीपीएससी स्पेशल है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये पहले समझ लेते हैं कि मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, जालौन से लॉन्च किया। हालांकि जालौन ना तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना एंड हो रही है, 7 जिलों से होते हुए ये एक्सप्रेसवे जाएगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसमें जालौन एक जिला है, ठीक। वहाँ पे कैथेरी विलेज में उरई तहसील में है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाके मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, ठीक। और ये एक कुडरेल करके एक विलेज है इटावा में, कुडरेल करके, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर कह दो एंड होता है। और चित्रकूट के गोंडा विलेज से, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में समझ लेना, वो तो यहाँ कहीं है, ठीक। गोंडा विलेज चित्रकूट पे जाके फिर एंड होती है, फिर जो है शुरू होती है। 296 किलोमीटर का है, 296। 4 लेन का अभी है, 6 लेन का आगे कर दिया जाएगा, एक लेन और बढ़ा दी जाएगी, ठीक। और ये पास कहाँ कहाँ से करता है, चित्रकूट, बांदा, मोहाओबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, ठीक। तो इसकी कुछ ट्रिक बना लेते हैं, CBMHJAE, ठीक। CBMHJAE ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे कर लो EAJHMBC। अच्छा अच्छा चलो जो बन गया। देखिए इसमें इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आज हम BC, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो जो भी है, खैर जो भी आपको सही लगे तो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर लीजिएगा। अब जो मैंने ये बात यहाँ पे करी, अब आपको जो याद रहेगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक। मेरा मकसद पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए 296 किलोमीटर का है, 14,000 कुछ करोड़ रुपये लगे हैं। और नेशनल हाईवे 35 जो है ये गोंडा
विलेज के पास में इसको जोड़ेगा। और अगर आप देखो तो ये जो है आपका किससे जुड़ रहा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे को भी जोड़ रहा है यहाँ पर इटावा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और डिफेंस कॉरिडोर की बात चल रही है, आप लोगों को बताया था मैंने, अलीगढ़ से चालू हो रहा है डिफेंस कॉरिडोर, पूरा पढ़ाया हुआ है। चित्रकूट नोट को उससे भी जोड़ देगा, जालौन डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है बांदा और जालौन में, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बता दें, कुछ मार्केटिंग कर लेते हैं, आखिरी में क्वेश्चंस दिए हुए हमारे, वो भी जरूर देख के जाइएगा। CSFS के पेड कोर्सेज हैं, मेरे द्वारा चलाए जाएंगे। ये UPSC UPPCS 2022 का 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आज से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स के UPPCS के कई लोग प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का काफ़ी लेट हो चुका है, देख लीजिए। लेकिन ये है कि इसके बाद मौका मिलेगा नहीं, ज्वाइन करना तो आज से भी कर सकते हो आप। 2023 की जहाँ तक बात है, ये कोर्स ऐसा होने वाला है जो आपकी कंप्लीट कंप्रिहेंसिव, कहीं और जाने वाले की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे मैंने आप लोग बताया ना पहले, कंटिन्यूअस एनहेंसमेंट होना चाहिए कैपेसिटी का, रोज सुधार होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फेजेस वाइज मैंने बताया है, कोई एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग, एक तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसमें आंसर राइटिंग भी आप लोगों को कराई जाएगी। आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज नहीं है कंप्लीटली, क्योंकि वो अलग से फिर रहेगा प्रीलिम्स के बाद, लेकिन मेंस तक का है। आपको आंसर राइटिंग का पूरा टेस्ट, उसके सिलेबस का पूरा टेस्ट सीरीज आपकी MCQ वाली जो है प्रीलिम्स वाली पूरी कराई जाएगी। ठीक है, रोज डेली आप लोग का जो है एक लाइव डाउट डिस्कशन मैं रखता हूँ। डेली आप लोग को एक दिन पहले स्टडी प्लान मिलता है, कल क्या पढ़ना है। कोई बच्चा मान लीजिए ये सोच, उसको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसके हिसाब से भी क्यूरेट करके भी मैं देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वन शू फिट ऑल, एक ही जूता सबको जो है पहनाए दे रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक, वो मनी कलेक्टर्स के लिए है, वो अलग, वो चल रही है कहानी, वो चलने दीजिए। वो बार लोग क्या बताएं, अब लोग जो है चकाचौंध में बेवकूफ़ बन जाते हैं। खैर, डेली स्टडी प्लान, डेली इवेल्युएशन, डेली लाइव डाउट डिस्कशन होता है। आप लोग को कौन सी किताब पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। NCERT में तो चैप्टर वाइज मैं MCQ आप लोग को रोज कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वो सिस्टम नहीं होगा कि ये ले पकड़ चाहे 1000 क्वेश्चन और कर लेना अपने हिसाब से, ये ऐसे लोग करते हैं। ठीक, क्योंकि वो खुद, अब क्या बोला जाए, आप समझ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या, चैप्टर वाइज वहीं पे आपका जो है कराया जाएगा, वहीं पे आपसे डाउट पूछेंगे, वहीं पे आपका वही सोल्यूशन है। ठीक, ये नहीं 1000 की MCQ पकड़ा दी 6 साल पुरानी बनाई हुई और फिर जाओ अपना निपटो जैसे क्या करना है। ठीक है ना, वो वाली कहानी यहाँ पे नहीं है। धीरे धीरे रोज इवेल्युएट करेंगे, रोज आपको फीडबैक मिलेगा और फिर आप डेली इंप्रूवमेंट कर पाओगे। आप जो मतलब, और डाउट भी अगर आप जो भी पूछो, जो भी डाउट पूछो, ठीक, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टडी से ही संबंधित जो है और उससे संबंधित जो भी है और मोटिवेशन सब कुछ वहाँ पर आपका कराया जाएगा। लंबा जर्नी होने वाला है। अगर आप देखो 15 महीने का ये कोर्स है। ठीक, उस हिसाब से अगर 25,000 रुपये और ये 28,000 रुपये, UPPCS की 3,000 ज़्यादा है एक्स्ट्रा जो सिलेबस है उसके हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देख लो बाकी जो कोचिंग है, जो कुछ ही नहीं, आपको कभी इंटरेक्ट करने को भी मिलेगा नहीं। ठीक है ना, सिर्फ मटेरियल लेके तो आप किताब की दुकान खोल सकते हो, तो वो आप कर लो। ठीक, किताब भी नहीं मिलती यहाँ, तो खाली PDF मिलता है, उसको तो कुछ क्या कर लोगे उसका आप। ठीक है, वो तो क्या ही बोला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए, मुझे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं एजुकेटर हूँ। और जो काम मुझे भली भांति आता है वो, उसमें मैं सबसे आगे हूँ, मुझे इतना पता है। कोई जो मेरे साथ जुड़ेगा उसको मैं जो है सिलेक्शन कराने की भरपूर, अगर मैं जो बताता जाऊँगा ना डेली, उसका मैं कहता हूँ 70-80% भी आपने रोज़ टारगेट पूरा करते रहे। और इतना ज़्यादा भारी भरकम कोई टारगेट नहीं होने वाला, टाइम है अभी हमारे पास। हम वो नहीं करते हैं 15 दिन का कोर्स, मतलब खरीदवा के लोगों को बेवकूफ़ बना दें, वो काम अपना नहीं है। उसके लिए बहुत लोग हैं, उनके तो खैर बाद में जो हाल होने वाला है वो तो मुझे दिख रहा है अभी सही। खैर जो भी है, तो अभी तो वो लाइटें जला रहे हैं हाइलोजन की, लोग की चकाचौंध में कुछ आंखें खुल नहीं रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग को सही लगे तो आप लोग के लिए, क्योंकि ये 2023 का लंबा है, तो एक ग्रुप है, तो इसमें मैंने 5,000 रुपये की इनिशियल इंस्टॉलमेंट देके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही बहुत, अगर आप लोग को 2023 ज्वाइन करना है, मतलब तैयारी करनी है, निकालना है, आपको मन है या फिर प्रायोरिटी पे, तो ये वाला कोर्स अभी ज्वाइन करो। आखिर के 2 महीने, 3 महीने, 30 दिन, 15 दिन वाला कोर्स ज्वाइन करने से कुछ नहीं होएगा। ठीक, आंसर राइटिंग का भी हमारा पेड ग्रुप है। ठीक, और ये करंट अफेयर के मॉड्यूल में क्या है कि ये वाली PDF जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ एनोटेटेड होती है, मैं कुछ मार्क करता हूँ या फिर बताता हूँ, वो वाली पेड ग्रुप जो में ही मिलेगी।
और डाउट डिस्कशन भी आप वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर संबंधित, तो वो 100 रुपये प्रति मंथ है। और कोई भी डाउट आपका स्टडी संबंधित है, यूपीएससी यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक, पढ़ाई संबंधित, ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, इकोनॉमी का, किसी का भी, तो आपको ज्वाइन, क्योंकि कई जगह क्या होता है भाई, ये सच्चाई है, आप जाके ज्वाइन करके देखो। अगर आपको कुएं में गिर, आप कुएं को देख के आपको डर नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हैं इसकी गहराई नापूंगा, तो नापो, मैं कह रहा हूँ नाप लो एक बार, ठीक। उसके बीच में भी यहाँ पर एक जो है, मैंने एक मौका दिया आप लोगों को कि कोई आपका कोई वहाँ पर डाउट सॉल्व नहीं कर रहा, कोई पूछे नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस वाले आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हो। डाउट डिस्कशन स्टडी ग्रुप है, इसमें आप सारे डाउट जो जितने भी जो पूछो सब आपको 500 रुपीज़ पर मंथ है खाली, आपको ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और कितने भी पूछो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 2023 वाली जो लोग हैं, 20 जुलाई से चालू हो रहा है ऑफिशियली, इसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ठीक। ये हमारे पेमेंट डिटेल्स हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये पीडीएफ तो खैर मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ भी दे सकते हैं। आज मोटिवेशनल कोट है खाली जीत, हमारे पास सिर्फ जीतने के अलावा कुछ नहीं है ऑप्शन। मैं बता रहा हूँ, जब आदमी के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, तभी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक। ऑप्शन मत रखो, जीतना ही है। जहाँ गलती हो रही वहाँ सीखना है, और जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ उसको रिपीट करना है, जीतना ही है, ये ध्यान रख लेना, ठीक। आज जो जीएस मेंस आंसर राइटिंग जो पेड ग्रुप में है उनके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज रेवड़ी कल्चर, हाउ फार, बहुत कोई चेपा चापी नहीं है, खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक। हाउ, और ये आएगा देखना इस तरीके क्वेश्चन, हाउ फार इट कैन अफेक्ट द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, क्योंकि इलेक्शन से संबंधित बात हो रही ना, क्रिटिकली एनालाइज। रेवड़ी संस्कृति क्या है, यह भारत में चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन को कहाँ तक प्रभावित कर सकता है, गंभीर रूप से विश्लेषण करें। और एमसीक्यू तो नहीं, लेकिन एक छोटा ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लॉन्च्ड जैगुआर मैस्कॉट रिसेंटली, ट्रू या फॉल्स, ठीक। समझ ही गए होगे आप लोग, काफ़ी जागरूक हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेड कोर्सेज के बारे में यहाँ पे जानकारी मैंने दे दी है। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप लोग से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।